आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध अब पूरी तरह से आरंभ हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यह घोषणा कर दी है कि वे अब युद्ध की स्थिति में है इजराइल के साथ। और युद्ध की स्थिति में पहुंचने के लिए उनको एक प्रकार से विवश किया है इजराइल ने, क्योंकि इतना सारा नुकसान झेलने के बाद भी यदि वो युद्ध की घोषणा नहीं करते तो फिर उनका कुछ भी नहीं बचता, ना तो उनकी कोई इज्जत बचती और ना उनके लड़ाके बचते। लड़ाके जो है वो छोड़ छोड़ के वैसे भी भाग रहे हैं, और थोड़े बहुत जो थे, जो कमिटेड थे, वो भी भाग जाते। आज आपको बताऊं, आज की जो ताजा घटना है उसमें बिल्कुल एक कहें कि जो जिसको बोलते हैं डेस्परेशन, उस डेस्परेशन में जो कुछ उनके पास जो 2-4 कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल, आप जानते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में क्या अंतर होता है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने आज तेल अवीव पर दागी और वो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई इसराइल द्वारा। तो इजराइल के पास जो है वो थाट सिस्टम है, THAAD, थाट सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। और जो आयरन डोम है वो जो छोटे छोटे रॉकेट्स और छोटी छोटी जो नज़दीक की जो क्रूज मिसाइल्स इत्यादि उनको इंटरसेप्ट करता है। तो थाट सिस्टम ने उस बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, हवा में ही उनकी बैलिस्टिक मिसाइल बर्बाद हो गई। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास इतनी तो है नहीं जो ये कोई नुकसान कर पाए। और बैलिस्टिक मिसाइल्स आप जानते हैं, चूंकि एयर टू एयर या एयर टू सरफेस जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वो पहले जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर और एक्सॉस्फेयर में जाती हैं। तो पहले जब उनको छोड़ा जाता है तो पहले वो ऊंचे जाती हैं, फिर वहां से नीचे आती हैं। अब इस तरह के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो उनकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो बहुत आसानी से पकड़ ली जाती है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो कि आज हुआ। इसके पहले वो क्रूज मिसाइल दागना चाहते थे, तो उनके जितने भी क्रूज मिसाइल के ठिकाने थे वो पहले से मैप्ड थे। आप ये देखिए कि एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आया है इजराइल में। उनको जब पिछले 7 अक्टूबर को जब उन्होंने धोखा खाया गजा के बाउंड्री या गजा की सीमा के आसपास जो इजरायली इलाकों पर हमला हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें उनके 1200 इजरायली नागरिक मारे गए और कितने सारे जो है वो हॉस्टेज चले गए, जिनको तो बंधक बना लिया गया। उसमें एक उन्होंने अपनी जो कमजोरी थी वो आइडेंटिफाई की। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मोसाद जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सदैव से, यानी कि जब से इनकी लड़ाइयाँ आरंभ हुई हैं 1940 के दशक में, इन्होंने अरबों से लड़ाइयाँ आरंभ की थी फ़लस्तीन में। और उसके बाद से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पार्ट जो था मोसाद का, वो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। उसका कोई मुकाबला माना ही नहीं जाता। कैसे मोसाद जो है वो गहरे से गहरे दुश्मन के यहाँ इन्फिल्ट्रेट करके और उनके सीक्रेट्स लेके और उसको प्रीएम्प्ट करती है, वो एक महान गाथा है मोसाद की। जो उनसे 1967 का जो युद्ध हुआ था, आपको बता दूं कि 1967 का जो युद्ध होना था, उस युद्ध में इनके पास इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस थी कि जो भी उस समय तो इस प्रकार के सर्वेलेंस होते भी नहीं थे। यदि आपको कोई सर्वेलेंस करना होता था तो आपको जहाज उड़ाना पड़ता था ऊपर, और जहाज से बहुत ऊपर जहाज जाते थे, जो करीब ऑलमोस्ट एटमॉस्फेरिक जो लिमिट थी वहां तक उड़ के, और वो जो इंटेलिजेंस वाले जो इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लेन हुआ करते थे उनसे इंटेलिजेंस गैदर की जाती थी। लेकिन इनकी जो गहरी पैठ थी
उसके कारण 1967 का जो युद्ध हुआ था, उसमें इनको पहले से पता चल गया और इन्होंने देखिए क्या एक कमाल का इन्होंने के गैम्बिट खेला जिसको हम कहेंगे, ये बिल्कुल धोखा दिया किस तरह से, ख़ास तौर से मिस्र की सेनाएँ, सीरिया की सेनाएँ, जॉर्डन की सेनाएँ, 3 देशों की सेनाएँ जो थी, 3 तरफ से इज़राइल पर हमला करने के लिए आ रही थी। इज़राइल के जो प्लेन थे, वो एक एक्सरसाइज़ के फ़ॉर्मेशन में गए मेडिटेरेनियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ, यानी वो वेस्ट की तरफ गए और इजिप्ट सोच रहा था कि ये इधर से तो आ नहीं रहे, वो तो वेस्ट की तरफ गए और वेस्ट से जब लौटे तब घूम के सीधे सारे टैंक जितने भी थे उनके, वो सब उड़ा दिए उन्होंने साइनाई डेजर्ट में। 6 दिन के अंदर वो वॉर जो था, वो युद्ध समाप्त हुआ और जब वो युद्ध समाप्त हुआ, तो इज़राइल अपने क्षेत्रफल से दुगने क्षेत्रफल को कब्ज़ा कर चुका था। यानी कि अगर उसका एक्स क्षेत्रफल था, तो 2x उसने कब्ज़ा कर लिया था, टोटल 3x हो गया था। उसी समय इसने पूरे वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया, उसी समय इसने जो है ये जिसको हम बोलते हैं गोलान हाइट्स, इसके ऊपर कब्ज़ा किया, सीरिया से गोलान हाइट्स पे कब्ज़ा किया, वेस्ट बैंक पे कब्ज़ा किया, जॉर्डन नदी का जो वेस्ट बैंक था, जो जॉर्डन के पास हुआ करता था, उस पर कब्ज़ा किया और पूरा का पूरा जो साइनाई डेज़र्ट था, वो यानी जब आप सुएज़ नहर में जाते हैं, तो सुएज़ नहर के बाईं तरफ का पूरा इलाका, यानी अगर आप मेडिटेरेनियन से जाएँ, मेडिटेरेनियन से रेड सी की तरफ जाएँ, सुएज़ कैनाल में, तो उसके बाईं तरफ का पूरा इलाका जो था, वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया और उसी के बाद अरब देशों की हिम्मत टूट गई। अब उसी के लगभग पैरेलल आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इज़राइल ने सबसे पहले इज़राइल को निश्चित रूप से पता चल गया था कि हिज़्बुल्लाह जो है, वो एक बड़ा कोई हमला करने वाला है। उस बड़े हमले के लिए वो 18 वर्ष से तैयारी कर रहा था, 18 वर्ष से। 18 वर्ष से तैयारी कर रहा था। उसने अपने अंडरग्राउंड जिस तरह से गाज़ा में अंडरग्राउंड टनल्स बनाई थी, उसी तरह उसने यहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर बना रखे थे, अंडरग्राउंड साइलोज़ बना रखे थे, लॉन्चिंग पैड्स बना रखे थे और लॉन्च के लिए उसने अपनी क्रूज़ मिसाइल लॉन्च के लिए जो पॉपुलेशन है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उस सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में उसने अपने सेंटर्स बना रखे थे। एक-एक सेंटर जो था, वो इज़राइल ने मैप कर लिया था। जी हाँ, और सबसे पहले उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने पूरे हिज़्बुल्लाह को डिमोरलाइज़ किया। कैसे? पेजर विस्फोट करके। और पेजर विस्फोट कैसे हुए, उसकी भी बड़ी कहानी है। तो भाई जिस कंपनी से वो पेजर मँगाए गए थे, वो हंगरी की बीएसी कंपनी जो थी, उसने लाइसेंस ले रखा था अपोलो कंपनी, गोल्ड अपोलो कंपनी ताइवान की उससे। तो गोल्ड अपोलो ने इनको बीएसी के पास भेजा और बीएसी जो कंपनी थी, वो भाई लोगों ने इतना भी नहीं किया, मूर्ख अरब आपके, कि उन्होंने ये भी नहीं पता किया कि भई इसके जो ओनर हैं, वो इज़राइली हैं। वो इज़राइल की शेल कंपनी थी। इज़राइल ने ही वो उनको पेजर सप्लाई किए और उस पेजर सप्लाई में जो खेल हुआ, उसके बाद जो पेजर्स एक्सप्लोड किए, आपने देखा उसमें सब में जो था 5000 पेजर जो थे, वो सबके सब एक्सप्लोसिव उसमें पड़ा हुआ था। तो पहला कदम डीमोरलाइज़ेशन। और उसी के अगले दिन जब विस्फोट वॉकी-टॉकी में भी हो गए, तब तो ये स्थिति हो गई कि हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके थे, वो सारे के सारे तो एक्सपोज़ हो गए। उनमें से 3000 जो टॉप के थे, वो एक प्रकार से वो डिसेबल हो गए। वो अब कुछ काम करने लायक नहीं रहे और उनमें एक इतना संदेह आपस में उत्पन्न हो गया कि वो अपनी छाया तक से घबराने लगे। बाद में उन्होंने कारों में भी विस्फोट कर दिए। तो ये सारा काम जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए उन्होंने लिया और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का कमाल दिखाया कि जब इनको जो है, जो प्लानिंग इनकी हो रही थी, उस प्लानिंग से लगभग ये समझ लीजिए कि 10 दिन पहले ये सारा कार्य इन्होंने कर दिया। अब उनके पास विवशता हो गई कि वो जवाब यदि नहीं देते हैं,
तो फिर सारे के सारे भाग जाएँगे। तो फिर उन्होंने जवाब देने की तैयारी की जल्दीबाज़ी में, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बॉम्ब्स डाले इज़राइल ने, और 300 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई। बल्कि ये कहा जा रहा है कि लगभग जो टोटल ठिकाने हैं उनकी काउंट तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा ठिकाने जो हैं वो पिन पॉइंट कर के वो सारे के सारे उनके जो मिलिट्री एसेट्स थे, लॉजिस्टिक्स थे, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। 500 से अधिक उनके लड़ाके और मारे गए। और यदि आप समझिए कि टॉप लोग आप 1,20,000 के बताते हैं कि वो हिजबुल्लाह ने वहाँ पर इकट्ठे कर रखे थे, उस 1,20,000 के जो टॉप 1000 लोग थे वो मार दिए गए। और अब हिजबुल्लाह के पास और कोई तरीका नहीं रहा कि दूर से कुछ वार करे, कुछ सिंबॉलिक रेजिस्टेंस दिखाए। ईरान को भी अब पता चल गया है कि भाई इसराइल से नहीं जीत सकते। इज़राइल जो है वो उनसे बहुत कई सारे कदम आगे है, 10 कदम आगे रहता है। उनकी हर योजना का पता इज़राइल को है, और जब इज़राइल को योजना का पता है और इज़राइल के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जिस तरह की उसके पास वेपनरी है, उसमें कोई भी स्थान नहीं है हिज़बुल्लाह के लिए, ईरान के लिए कि वो कुछ भी कर पाए। अब जो उनका स्टेटेड टारगेट है कि वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी समाप्त करेंगे। और इसके बाद भाई साहब ये ध्यान रखिएगा कि अगला नंबर अब ईरान का है। अब ईरान के पास ये समय है कि वो अपने जो इस्लामिक धर्मांधता है जिसके कारण वो इसराइल को समाप्त करना चाहता है पूरे विश्व के पटल से, उस पे वो पीछे जाए, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल द कॉफ़ी, और अपनी औकात में आ जाए, के लिए संभव नहीं है। क्योंकि अनलाइक अमेरिका, अमेरिका जो है वो बॉडी बैग्स नहीं ले सकता है। इसराइल के पास वो भी समस्या नहीं है। उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, लगभग 90 लाख की पॉपुलेशन है, 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन टोटल नहीं है। उसमें से 2-3 लाख लोग तो हर समय मरने-मारने के लिए तैयार हैं, और युद्ध में कितनी भी कैजुअल्टी हो, इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो देश है, वो इन्हीं तूफ़ानों में पला-बढ़ा हुआ है, और इसकी उन्हें अच्छी तरह से आदत है। इसलिए भाई हिज़बुल्लाह साहब, आप जो लड़ाई कर रहे हो, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हार के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। तुम कितना भी अपना फ़ेस सेव करने का प्रयास करो, तुम्हारा फ़ेस जो है, वो काला हो चुका है, तुम्हारे चेहरे पर कालिख हो चुकी है। सरेंडर करो, यही तुम्हारे पास एकमात्र उपाय है, और लेबनान छोड़ के भाग जाओ। भारत को भी इसी प्रकार से सबक लेके, जो भारत के इधर-उधर जो चिलगोज़े उछल-कूद कर रहे हैं, उनका भी इसी प्रकार ही इलाज करना पड़ेगा, और जो देश के अंदर है उनका भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।